हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आज की क्लास अध्याय 4 जलवायु पढ़ेंगे। तो हम ये SCERT बिहार बोर्ड की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस करा रहे हैं। तो ये क्लास 9th की भूगोल की बुक है, जिसमें आज हम अध्याय 4 पर पहुंच चुके हैं और उसमें से आज हम जलवायु पढ़ेंगे। अगर आप अध्याय 3 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में शेष अध्याय को देख सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जब भी हम अपलोड करें। तो ये TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यहाँ से बहुत ही ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारतीय जन जीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इस देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंध में है, तथा आधा भाग उत्तर में है, जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्णकटिबंधीय में है। अर्थात जो अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की जो बात किया जाए, अगर भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरती है, जिसके दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वही भारत के उत्तर दिशा में या उत्तर की ओर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर सीमा पर महान हिमालय तथा दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया है। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर दी हैं। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को एक ही मानते हैं, पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। जलवायु लगभग अस्थायी होती है, पर मौसम सामयिक एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। उसे हम जलवायु कहते हैं। अर्थात जलवायु क्या है? एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत का जो योग होगा वो जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी क्षेत्र या स्थान के खास मौसम में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, किंतु जलवायु सालों साल एक क्षेत्र में एक ही रहती है। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण है, जो सूर्य तप से प्रभावित होकर के बदलते रहते हैं। साल के कुछ महीनों में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश बादलों से घिरा या साफ तथा शुष्क या आर्द्र आदि। इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म और शीत या वर्षा ऋतुओं में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति या मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है, ये अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून शब्द हम यहाँ समझ सकते हैं, जो मानसूनी हमारे देश अर्थात भारत देश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मानसून शब्द जो है ये अरबी या अरब भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीतकाल में थल से जल की ओर चला करती हैं।
एशिया में इस प्रकार की जलवायु से प्रभावित क्षेत्र को मानसून एशिया में इस प्रकार की हवाओं से प्रभावित क्षेत्र को मानसून एशिया का नाम दिया गया, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसी दिन कश्मीर के पहलगांव या गुलमर्ग का तापमान 20 डिग्री से भी कम रहता है। यहाँ तक कि गुलमर्ग के उत्तर में खित नमन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ लिखा है ध्यान, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इस समय जून सारा उत्तर भारत गर्म एवं शुष्क हवाओं के चपेट में रहता है, जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में तापमान सम एवं स्थल के मध्य विषम पाया जाता है। ये सभी दैनिक विभिन्नताएं वार्षिक दृष्टि से भी दिखाई देती हैं। दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जून माह में तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान 25 से 30 डिग्री होता है। वही समय पश्चिमी राजस्थान में ये 50 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वर्षा की दृष्टि से मासीराम में औसत वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती। अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो अक्टूबर-नवंबर में होता है, ये दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये है दक्षिणी भारत के पूर्वी भाग में। और किस महीने में, तो अक्टूबर से नवंबर महीने में। जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होती है, और उत्तर भारत की होगी तो वहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती। दिसंबर जनवरी में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते होते हैं। उसी समय केरल के तट के मोपला स्थानीय जनजाति केवल एक लुंगी पहन खुले बदन धान की खेती करता मिलता है। अर्थात समझ सकते हैं कि केरल तट कहाँ पर, मोपला, और मोपला एक स्थानीय जनजाति हैं, केवल एक लुंगी पहने। तो ये मोपला पूछ सकता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये केरल के तट पे। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र, आवास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, लैंडफॉर्म्स। तो इसके अंतर्गत एल से लैटिट्यूड, ए से एल्टीट्यूड और एन से नियरनेस फॉर्म सी और डी से डायरेक्शंस ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट और ओ से ओशियन करंट और आर से रेनफॉल आता है। तो इससे ये क्या है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वही ये इसका हिंदी रूपांतरण लिखा है, लेटीट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई और नियरनेस फ्रॉम समुद्र से निकटता, डायरेक्शन ऑफ द विंड पवन की दिशा, फॉरेस्ट वन और ओशियन करंट सामुद्रिक जलधारा और रेनफॉल जो होता है ये वर्षा। अर्थात ये इसको हम याद कर सकते हैं, लैंडफॉर्म से ये जो हैं ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसे यहाँ पे माउंटेन हैं, जैसे कि पहाड़ और पर्वत भी, सोयल जो हैं ये मिट्टी भी क्या है, जलवायु को प्रभावित करते हैं। सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडलीय विरल होता जाता है, तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित उटकमंड अर्थात ऊटी जो है तमिलनाडु में है, तापमान काफ़ी कम रहता है और गर्मी में काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। कहीं भी तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है।
जब कहीं भी तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा तथा तापमान घटने पर वायु दाब बढ़ता है और पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने लगते हैं। ऐसे में यदि जल भाग से पवन आते हैं तो उसमें पर्याप्त नमी होती है जिससे वर्षा होती है, किंतु स्थल भाग से आने वाली पवन शुष्क होते हैं। जलवायु को समुद्र निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जल देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, अतः समुद्र तटीय भाग जाड़े में ज़्यादा ठंड नहीं होता और गर्मी में ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, किंतु स्थल भाग जल्द से गर्म एवं जल्द ठंडा हो जाता है। अतः महाद्वीप का मध्य भाग जाड़े में अति ठंडा तथा गर्मी में अति गर्म हो जाता है। समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर वाले भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। मतलब जो समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती। गर्म या ठंडी सामुद्रिक जलधाराएं जिस तटीय क्षेत्र से गुजरती हैं उसे प्रभावित करती हैं। ऊंचे पर्वत वाष्प युक्त पवन को रोककर वर्षा करता है, जिससे पवनोभिमुख भाग में मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है, पर पर्वत के पीछे वाला पवनोभिमुख भाग वर्षा से वंचित रह जाता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वन बादल को आकर्षित करता है तथा सूर्य के प्रखर किरणों से बचाता है। मिट्टी के प्रकार भी तापमान को प्रभावित करते हैं। बलुई या कंकरीली मिट्टी जल्द गर्म होकर तापमान में वृद्धि करते हैं, पर चिकनी या जलोढ़ मिट्टी जल्द गर्म नहीं हो पाती है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि पहले ऊपर पढ़े थे अक्षांश, अब इसके एक एक चीज बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अक्षांश जो है था कर्क रेखा, जो 23.5 उत्तरी अक्षांश को भी कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत माला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं जा पाती, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता, परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराती हैं। वायु दाब एवं पवन की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया। ये भारत में कर्क रेखा क्षेत्र के विषुवत रेखा के क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। फलतः इनसे वर्षा नहीं होती है। अर्थात ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। फलतः इनसे वर्षा नहीं होती और गर्मी में यह स्थिति उलट जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फरेल के नियम के अनुसार ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। ऊपरी या परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं
इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। अतः इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर के कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, अतः पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है, गर्मी में दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायुदाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। जल एवं थल का वितरण। भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। वहाँ तापांतर कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं, पर उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा तथा गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है तथा जलवायु विषम बन जाती है। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ़ दोनों को खूब बिक्री होती है। एल नीनो क्या है, आइए इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एल नीनो और ला नीना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। ये यहाँ पे आसान शब्दों में समझाया गया है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। एल नीनो और ला नीना क्या है। एल नीनो जो है ये स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु अर्थात चाइल्ड। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर ये उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जब ये धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी पूर्वी में या उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था और ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि दूसरी ओर जिस वर्ष ये गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती है उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है, अच्छी वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं ला नीना क्या है। इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। ये ठंडी जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती हैं। इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंच करके दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती हैं, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। भारतीय मानसून, आइए जानते हैं भारतीय मानसून के बारे में। अरबी शब्द मौसम जिसका अर्थ होता है ऋतु, तो अरबी शब्द मौसम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई और इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाले उन हवाओं के लिए किया करते थे जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा
भी बदल लेते थे। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा से है। अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है और भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्वी रहता है। तो 6 माह जो है दक्षिण से पश्चिम में रहेगा, दक्षिण पश्चिम, और 6 माह उत्तर से पूर्व। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। तो जो 6 महीने जो उत्तर पश्चिम में रहेगा हम उसे क्या कहेंगे, इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से जानते हैं। गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग जो होगा ये गर्म हो जाता है। फलतः वहाँ एक बृहद तथा गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापीय प्रभाव कम रहता है। इससे तथ्यात्मक दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की वायु राशि भारत में विकसित निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर के जब विषुवत रेखा को पार करती है तब कोरियोलिस बल अर्थात फेरल के नियम के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़ करके उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुंचती है। यह पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कौन जानी जाती है, कौन सी पवन है जो उत्तर पूर्व की दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुंचती है, उसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि ये जो केरल पे जो मानसून पहुंचता है वहाँ वो कौन सी मानसून होगा, तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून होगा जो केरल के तट पर पहुंचता है, जानी जाती है, जो मूलतः दक्षिण पूर्वी सरमार्गी पवन का विस्तार है। ये हजारों किलोमीटर समुद्री मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर है 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 13 से 15 जून तक मुंबई एवं कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर जाता है। मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोधक बनता है तो वहाँ ये ऊपर उड़कर घनीभूत हो जाते हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा का यही कारण है। सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है, किंतु पर्वत का पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग दृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए कम वर्षा का क्षेत्र है। नवंबर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगता है, फलतः वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनने लगता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है और उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से उत्तर मार्च तक प्रभावी रहता है। इससे भारत के दक्षिण तटीय भाग में कहीं कहीं वर्षा होती है। इसी अवधि में पछुआ पवन की पेटी के दक्षिण की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है, जो रबी फसलों को लाभ देती है। परिणाम स्वरूप अब दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगे बढ़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। सितंबर को यह राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता। 15 सितंबर तक ये चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर तक रुक जाता है और 1 अक्टूबर तक ये मुंबई, भोपाल, लखनऊ को छोड़ देता है। 10 अक्टूबर तक उत्तरी भारत को छोड़ देता है तथा 15 नवंबर तक ये पूरे भारत को छोड़ देता है। इसे हम लौटते हुए मानसून के नाम से जानते हैं।
तो आप इस टॉपिक्स को जो लौटते हुए मानसून के बारे में बताया गया है, आप इसे 2 बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, जिससे यह लौटते हुए मानसून को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए मानसून का स्वभाव। मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, फिर भी इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक वर्षा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मानसून आगमन की संभावित तिथियाँ जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो ज़रूर आप इसके डेट को देखेंगे। 1 जून से 1 जून, 15 जून से 5 जून से 5 जून, 10 जून से 10 जून पहुंचती है, ये 15 जून को चलती है, वही 1 जुलाई को चलती है। यहाँ पे इन मानसूनों की तिथियाँ दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। फिर मानसून के अंत भी दिया हुआ है, आप यहाँ से ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते समझ सकते हैं सारा चीज़ कि कब क्या दिया हुआ है। आगे है हम पढ़ेंगे समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है और कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर और पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर, दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है और गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। मानसूनी वर्षा जो है मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है। जो औसत जो है ये 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है और कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है। फल या फसलें प्रभावित होती हैं तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती हैं। वनों वर्षा एवं उसके प्रकार। भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा होती है। भारत में 2 वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। तो आइए जानते हैं ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। इम्पॉर्टेंस है, आप इसको ज़रूर याद रखें और समझने की कोशिश ज़रूर करें। जो भारत में वर्षा है, भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा से होती है। दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा 2 शाखाओं में बढ़कर आगे बढ़ती है और एक शाखा अरब सागर की शाखा है, जिसे भारत के पश्चिम तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होती है। आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा होती है या करती हैं। ज्यों-ज्यों ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वही राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मौसिनराम में जो मौसिनराम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा 1187 सेंटीमीटर तक होती है। जानते हैं शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती हुई मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली ये हवा जब जंगल की खाड़ी से होकर के गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं, जिससे यह वर्षा होती है। शीत ऋतु में जब पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है।
दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुँचाती है, वही शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी है। ऋतुएं। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। ये ऋतुएं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं ही हैं। तो कौन सी 4 हैं? शीत ऋतु है, जो ये मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक। लौटती मानसून जो है ये मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक है। तो शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसतन 21 से 27 सेंटीग्रेड के बीच और गंगा के मैदानी भाग में 12 से 18 डिग्री के बीच पाया जाता है। इस समय चेन्नई का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कोलकाता का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पटना का 17 सेंटीग्रेड तथा दक्षिण का दिल्ली का 14 सेंटीग्रेड रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिम भाग में रहती है, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जो शुष्क होती हैं तथा वर्षा नहीं करती हैं। आकाश स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकरण तेजी से हो जाती है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल क्या लिखा है कि हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इन दिनों हिमपात होता है। इस ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दूसरा दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में। उत्तर पश्चिमी भाग में चक्रवातीय वर्षा होती है, जो दिसंबर से मार्च तक पूर्वी भूमध्य सागर से इराक, ईरान, पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचती है। ये वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर ही होती है, पर रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। जनवरी से फरवरी में उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। इस वर्षा से वहां जाड़े में चावल की कृषि होती है। तो इस मानचित्र में आप ये देखेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी माह के दौरान मौसम की स्थितियां हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। वही ये जून महीने के दौरान मौसम की स्थितियां हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होती जाती हैं, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। जून तक सूर्य की कर्करेखा के ऊपर लंबवत हो जाती हैं, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्र की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसतन तापमान मई में 38 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। दिन का तापमान 40 सेंटीग्रेड तक चलता जाता है। हवा अत्यंत शुष्क हो जाती है। आकाश में बादलों के नामो निशान नहीं रहता। वनस्पति, तालाब, कुआं आदि सूख जाते हैं। दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां जल की एक रेखा मात्र रह जाती हैं। सामान्यतः उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंडा, गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर केवल 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिल्ली का तापांतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म
एवं शुष्क होती है, जिसे हम लू कहते हैं। इसी समय बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। पश्चिमी बंगाल में इसे नॉरवेस्टर या कालबैसाखी कहा जाता है। ये प्रायः शाम 3 बजे के आसपास आती हैं तथा थोड़ी वर्षा भी करती हैं। इस वर्षा से असम के चाय की फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। इससे आम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता, अतः इन आंधियों को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, तो आम की बौछार कर्नाटक में कहते हैं। और जो ये काल बैसाखी आता है कहाँ पर, ये पश्चिमी बंगाल में इसे नॉरवेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। लू को किसे लू, वर्षा ऋतु। देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती ही जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर के घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं, किंतु आधे जून में मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है। गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना कहा जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है। असल में दक्षिणी पूर्वी सनमार्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून बन करके 1 जून तक केरल तट पर पहुंच करके वर्षा कर देती है। मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर शाखा तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर शाखा से। वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ की स्थलाकृतियाँ एवं उच्चावचन से प्रभावित होती हैं। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट की ढाल के सहारे ऊपर उड़ करके पश्चिमी भाग में भारी वर्षा करती है। जब ये पहाड़ को पार कर जाती हैं तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा करती हैं, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है तथा उसमें नमी धारण क्षमता बढ़ जाती है। ये मौसमी वर्षा है। आप इन मानचित्र में देख सकते हैं। मौसमी वर्षा जून से सितंबर तक कहाँ से कितना सेंटीमीटर अधिक होता है, ये इसमें दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आगे है कि वार्षिक वर्षा होती है चीन तिब्बत में 40 से अधिक, 200 से 400 के बीच में। आप इसे भी देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा करती है। ये हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती हैं तथा जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाती हैं वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा भी घटने लगती है। नैनीताल में 120 सेंटीमीटर, बरेली में 90 सेंटीमीटर, आगरा में 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा असम मेघालय की पहाड़ियों में होती है। यहीं चेरापूंजी, मासिनराम, जहां जून से सितंबर तक 1823 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती हैं। अरब सागर शाखा की हवाएं भी वहां जाकर के अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती हैं तथा दोनों हालत में वो क्षेत्र सूखा रह जाता है।
यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है। भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। वर्षा ऋतु में औसत तापमान शुष्क ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है और पहली वर्षा के बाद तापमान कम हो जाता है। पटना में मई का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से जून का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक तथा जुलाई का तापमान घट करके 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति लहलहा उठती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदी तालाब पानी से भर जाता है तथा कृषक खेती का काम प्रारंभ कर देते हैं। लौटते मानसून का मौसम। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिमी मानसून का कमज़ोर पड़ने लगता है और सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट आ जाता है। अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है और नवंबर में ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है। नवंबर के मध्य तक मानसून पूरे भारत में लौट जाता है। इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहा जाता है। इस समय भारत में तापमान गिरने लगता है। स्थल से चलने वाली हवा के कारण मौसम शुष्क होने लगता है, किंतु इस समय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। मानव जीवन पर प्रभाव। भारतीय जलवायु का मानसून एक पर्याय बन गया। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती हैं। मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्द चले जाना, एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना आदि संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करता है। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान पान, वस्त्र एवं आवास आदि को प्रभावित करता रहा। इससे आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रभावित लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मानसून से होने वाली वर्षा को तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न किया और पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित रहता है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसूनी जलवायु एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा का क्या कारण है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। दक्षिण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव है। अगला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो ये तो आप सब जानते हैं, मानसून ग्राम। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो पश्चिम में जो चलेगा काल बैसाखी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, कमेंट बॉक्स में। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या अपने नोटबुक्स में। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को आप एक बार और देखें, 2 बार देखें, जिससे आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है वो क्या होता है। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देखिए, पढ़ करके जरूर दे सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नए लेसन में, तब तक आप पढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइए और जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।